हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल। आज स्टूडेंट हम यूएससीएमए पार्ट 1 सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट आज हम यूएससीएमए पार्ट 1 के सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए तभी बेनिफिशियल है अगर आपने पार्ट 1 का सेक्शन ए पढ़ रखा है तो, क्योंकि हम इसमें पार्ट 1 का सेक्शन ए पढ़ेंगे नहीं। बेसिकली हम लोग एक रिवीजन टाइप क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप एग्ज़ाम टाइम में या फिर कभी भी अपना रिवीजन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। The financial statement included in the annual report to the shareholder are least useful to which of one of the following? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूडेड होते हैं वो सबसे कम किसके लिए यूज़फुल होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, क्योंकि हमें एमसीक्यू पहले सबसे 75% पेपर तो यूएससीएमए में एमसीक्यू होता है, तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो क्वेश्चन को ना पढ़ने की वजह से होती है। आप ये चीज़ जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे अभी अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको मेरा आंसर देखने की बजाय पहले वीडियो को पॉज कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर मेरे आंसर को देखना चाहिए। ठीक है, इससे आपकी बेटर प्रैक्टिस रहेगी। तो बताओ इसमें क्या बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं वो सबसे कम किसके लिए यूज़फुल होते हैं? तो स्टॉक ब्रोकर्स के लिए, बैंकर्स प्रिपेयरिंग टू लैंड मनी, कॉम्पिटिंग बिजनेस और मैनेजर्स इन चार्ज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बताओ इन चारों में से सबसे कम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो किसके लिए यूज़फुल होते हैं? तो हम एनालाइज करते हैं। देखो, स्टॉक ब्रोकर्स क्या करते हैं? शेयर का एनालिसिस करने के लिए, शेयर कंपनी का बढ़ेगा घटेगा, ठीक है ना, प्राइस क्या रहेंगे, इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से चेक करते हैं। तो उनके लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत यूज़फुल होते हैं। वो बैलेंस शीट में भी इंटरेस्ट रखते हैं, कंपनी का पी रेशो वगैरह चेक करते हैं, अर्निंग पर शेयर चेक करते हैं, मतलब इनकम स्टेटमेंट भी चेक करते हैं। जो पर्सन लोन दे रहा है, जो बैंक लोन दे रहा है, ऑब्वियसली उसके लिए तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि उसको तो कंपनी की लिक्विडिटी भी चेक करनी है। ठीक है, जिसको वो लोन देने जा रहा है उसकी सॉल्वेंसी भी चेक करनी है। ठीक है, तो कंपनी की लिक्विडिटी जैसे करंट रेशो, क्विक रेशो, सॉल्वेंसी जैसे डेब्ट इक्विटी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। कॉम्पिटिंग बिजनेस भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है या नहीं देखता है? देखता है। ठीक है, वो भी रेगुलरली चेक करता रहता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ओपन होते हैं सबके लिए ना, कोई भी देख सकता है। अब जो कंपनी का मैनेजर है जिसका काम केवल एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी को संभालने का है, ठीक है, क्या वो कंपनी के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड है क्या? नहीं, उसको तो कंपनी के इंटरनल जो रिपोर्ट्स होते हैं, इंटरनल जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा बजाय कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। तो आपको स्टूडेंट सोचना पड़ेगा, है ना, आपको आंसर से भी कई बार चीज़ें पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि देखो सबके लिए यूज़फुल तो हो सकता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? लीस्ट यूज़फुल, सबसे कम यूज़फुल किसके लिए है? ठीक है ना, आप कहोगे हो सकता है मैनेजर के लिए भी यूज़फुल हो, तो ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि किसके लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लीस्ट यूज़फुल किसके लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आंसर डी है इसका, आप इसको रीड कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन अ फिक्स एसेट इज सोल्ड फॉर लेस देन बुक वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज? थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को प्रोसेस करो माइंड के अंदर। जब फिक्स एसेट बुक वैल्यू से कम पे सेल हो गया है, ठीक है, तो उस केस में क्या डिक्रीज होगा? अच्छा, बुक वैल्यू से कम पे अगर सोल्ड हो गया
कोई असेट मान लो उसकी बुक वैल्यू है 10,000, बुक वैल्यू क्या होती है, जो बुक्स में उसकी वैल्यू आ रही होती है, ठीक है ना, कोई भी फिक्स असेट। तो अगर वो मान लो 9,000 में सेल कर दिया आपने, जब आपको कोई आंसर नहीं आए, है ना, तो आप ऐसे छोटा सा प्रैक्टिकल अपने आप बना के देख ले करो वहाँ पे, तो उससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो बुक वैल्यू से कम पे अगर आपने सोल्ड कर दिया, तो आप यहाँ पे देखते हो कि ये लॉस ऑन सेल हो गया है। इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। बैंक में कितना आ जाएगा, 9,000, लॉस ऑन सेल में 1,000 और फिक्स असेट्स में 10,000। चेक करो इसका आंसर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि करंट असेट्स डिक्रीज हो जाएगी, करंट रेशो डिक्रीज होगा, नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा, या नेट वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। तो अगर आपने आंसर पहले नहीं देखा है, ठीक है, तो आप सोचो आंसर क्या होना चाहिए इसका। आंसर क्या होना चाहिए, क्या करंट असेट डिक्रीज करेगी क्या, देखो करंट असेट्स तो इंक्रीज करेगी, उल्टा करंट असेट्स क्या करेगी, इंक्रीज। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपकी जनरल एंट्री बेसिक्स क्लियर हैं तो आप जो क्वेश्चन है वो आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। कई लोगों को दिक्कत आती है क्वेश्चंस करने के अंदर, क्योंकि कई बार उनके बेसिक्स जो हैं, कॉन्सेप्ट जो हैं, वो थोड़े से वीक रहते हैं, ठीक है। तो करंट असेट्स तो उल्टा इंक्रीज कर रही है, ठीक है। करंट रेशो कैसे डिक्रीज करेगा, जब करंट असेट्स इंक्रीज कर रही है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या था बताओ, करंट रेशो होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, और करंट असेट्स तो यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। जब करंट असेट्स इंक्रीज करेगी तो करंट रेशो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। भाई बैंक का बैलेंस बढ़ना, बैंक बैलेंस बढ़ना क्या होता है, करंट असेट्स इंक्रीज करना होता है मतलब, ठीक है। नेट प्रॉफिट बताओ, नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सर नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ये लॉस ऑन सेल कहाँ जाएगा, P&L में, ठीक है। ये फिक्स असेट को बेचने से जो लॉस होता है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आप एक चीज़ सोच सकते हो सर, पहले होता था ऐसा ना माइंड में, जब स्कूल्स में हम लोग पढ़ते थे या फिर कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो बहुत पहले कई लोग सोचते थे कि ना ये जो फिक्स असेट बेचने का प्रॉफिट है या लॉस है ये कैपिटल नेचर का है, क्योंकि फिक्स असेट कभी कभार ही बेचते हैं, रेगुलरली तो सेल होती नहीं है। तो कई लोग पहले ऐसे थ्योरी चलती थी पहले, है ना, किसी ज़माने में 10 साल पहले, कि फिक्स असेट को जो बेचने का प्रॉफिट या लॉस है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करा जाना चाहिए, ठीक है ना। वो कोई P&L का आइटम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, ठीक है, या कैपिटल नेचर का लॉस है, वो कोई P&L में हिट नहीं मारना चाहिए। पहले ऐसी थ्योरी चलती थी, बट अब ये सब थ्योरीज बंद हो गई है। अब सीधे सीधे जो स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, चाहे US GAAP चाहे IFRS, वो दोनों क्या बोलते हैं, जो भी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट है या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो सीधा आप कहाँ ट्रांसफ़र करो, P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, P&L में ट्रांसफ़र होगा। और वर्किंग कैपिटल का कोई मतलब नहीं है इसमें। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कैसे डिक्रीज होगी भाई, हो ही नहीं सकती, क्योंकि करंट असेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। जब करंट असेट्स इंक्रीज कर रही है तो वर्किंग कैपिटल भी क्या करेगी, इंक्रीज ही करेगी सर, क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। और करंट असेट्स इंक्रीज क्यों कर रही है, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऑन 15 जुलाई अ कंपनी, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ना, ठीक है। ऑन 15 जुलाई a company entered into a 3-month agreement to rent a machine the company needed to complete a special order। बताओ क्या हुआ है, 15 जुलाई को कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है, कि भाई मशीन को रेंट पे लेंगे, मशीन को क्या लेंगे, रेंट पे लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंपनी के पास कोई स्पेशल ऑर्डर आया है, तो कंपनी उस मशीन को खरीदना नहीं चाहती, तो कंपनी ने बोला कि हम तो इस मशीन को रेंट पे ले लेंगे, ठीक है। द मशीन वुड बी डिलीवर्ड ऑन 1 अगस्त। मशीन की डिलीवरी कब होगी, मशीन की डिलीवरी होगी 1 अगस्त को, ठीक है। हमने 15 जुलाई को क्या किया है, केवल एग्रीमेंट किया है कि हम मशीन ले लेंगे, ठीक है ना, अभी ली नहीं है। कब लेंगे, 1 अगस्त को ले लेंगे ना, 1 अगस्त को डिलीवर हो जाएगी। रेंटल पेमेंट्स आर ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच रेंटल मंथ।
रेंटल पेमेंट कब ड्यू हो जाएंगे? जैसे ही मशीन आ जाएगी, ठीक है ना, तो बोल रहा है कि हर महीने की पहली तारीख को जो है रेंटल्स ड्यू हो जाएंगे। तो पहला रेंटल कब ड्यू हो जाएगा? 1 अगस्त, फिर अगला 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, ऐसे करके ये बात कर रहा है। द इफेक्ट दिस इवेंट वुड हैव बीन ऑन कंपनी जुलाई 31 फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी। बताओ, बोल रहा है 31 जुलाई को क्या इफेक्ट आएगा? 31 जुलाई को अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए तो इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखना ध्यान से। 15 जुलाई को तो क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है। आप ऐसे डेट टाइमलाइन बना ले करो। 15 जुलाई को तो क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है ना। केवल और केवल क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है। डिलीवरी कब होगी इस असेट की? डिलीवरी होगी 1 अगस्त को, ठीक है। और बीच में क्या पड़ रहा है? 31 जुलाई पड़ रहा है। 31 जुलाई को हम क्या कर रहे हैं? अपने फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अब बताओ 31 जुलाई को बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा? ठीक है, इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं एक बार। मतलब सॉल्यूशन क्या मतलब, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? 31 जुलाई को क्या होगा? कॉजेज नो चेंज इन असेट्स, लाइबिलिटी और इनकम। कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ना तो असेट्स में, ना इनकम में, ना लाइबिलिटी में। इंक्रीजेस बोथ असेट्स एंड इनकम, इंक्रीजेस बोथ असेट एंड लाइबिलिटी, इंक्रीजेस लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इनकम। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो। देखो स्टूडेंट, अगर आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन याद है, ठीक है, हम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब असेट का ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है ना। जब टाइटल ट्रांसफ़र हो जाता है, मिनिमम कंडीशन टाइटल ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ठीक है। और टाइटल ट्रांसफ़र और साथ में क्या होनी चाहिए? असेट की क्या होनी चाहिए? डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ पे केवल 15 जुलाई को एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। खाली एग्रीमेंट से बताओ, हम कोई 15 जुलाई को एग्रीमेंट करके आ गए कि 1 अगस्त को हम लोग असेट ले लेंगे, है ना, 1 अगस्त को असेट की डिलीवरी आ जाएगी, तो क्या 15 जुलाई को ही हम लाइबिलिटी बुक कर लेंगे अपनी बुक्स में? नहीं, जब तक असेट की डिलीवरी नहीं होगी तब तक हम असेट का पेमेंट कैसे करेंगे? तब तक पेमेंट ही ड्यू नहीं होगा। पेमेंट कब ड्यू होगा? जब हम असेट्स को, मतलब हमारे पास असेट की जब डिलीवरी आ जाएगी। जब तक असेट की डिलीवरी नहीं आएगी तब तक पेमेंट ड्यू ही नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर ये होता कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव नेचर का, मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाऊं तो, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता डेरिवेटिव नेचर का, ठीक है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते, तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट डेट को ही एंट्री पास करते हैं। लेकिन ये कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा है, ये तो क्या है, नॉर्मल असेट परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट है या असेट किराए पे लेने का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें एंट्री कब पास करेंगे हम? जब असेट की क्या हो जाएगी? डिलीवरी। जब तक असेट की डिलीवरी नहीं होगी तब तक हम अपनी लाइबिलिटी बुक नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे अगर एंट्री 1 अगस्त की पास करते तो क्या एंट्री पास करते? आप बताओ क्या होता? रेंट ड्यू हो जाता। तो रेंट एक एक्सपेंस है, रेंट ऑन मशीन अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट। फिर क्या होता? ये रेंट पेएबल जो है लाइबिलिटी है, ठीक है, ये लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाती। और ये रेंट ऑन मशीन क्या है? एक एक्सपेंस है, ये P&L में चला जाता। असेट तो फिर भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप। असेट तो किसी भी केस में असेट रिकॉर्ड ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती असेट रिकॉर्ड? क्योंकि आप कोई खरीद थोड़े आ रहे हो मशीन, आप तो मशीन रेंट पे ले रहे हो, ठीक है ना। और अगर कोई बोले कि सर ये लीज वाला अपन अप्लाई कर दें तो यहाँ पे, तो लीज भी ये कोई मतलब लॉन्ग टर्म लीज नहीं दिख रही है ना, ये शॉर्ट टर्म लीज दिख रही है, जहाँ पे अपन असेट को बुक नहीं करते हैं। क्लियर क्या? तो बस इतना सा आप जान लो। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर? ए। मतलब आपके ये सिंपल बेसिक के क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें हार्ड। 4th क्वेश्चन देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशन टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सेप्ट द। देखते हैं क्वेश्चन आपने कितना ध्यान से पढ़ा है। इसके ऑप्शंस पढ़ो आप, है ना। पहला क्या बोल रहा है? क्वालिटी ऑफ द अर्निंग्स रिपोर्टेड फॉर द एंटरप्राइज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सारी की सारी जो है वो लिमिटेशन है, सारी की सारी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशन एक्सेप्ट, केवल एक छोड़ के, एक छोड़ के बाकी सब क्या है? लिमिटेशंस हैं, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है? क्वालिटी ऑफ द अर्निंग्स रिपोर्टेड फॉर द एंटरप्राइज।
जजमेंट एंड एस्टिमेट यूज्ड रिगार्डिंग द कलेक्टिबिलिटी, सेलेक्टिबिलिटी, सेलेबिलिटी एंड लॉन्गेविटी ऑफ द असेट। क्या बोल रहा है? जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स यूज इन रिगार्डिंग द कलेक्टिबिलिटी, सेलेबिलिटी एंड लॉन्गेटिविटी of the asset. Omissions of item that are of financial value to the business such as worth of the employees। ठीक है, जो कुछ आइटम्स हैं जिनकी फाइनेंशियल वैल्यू होती है लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, उनको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, जैसे वर्थ ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की जैसे हम पढ़ते हैं ना कि एक लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स होती है कि एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी हम अकाउंट्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते। लैक ऑफ करंट वैल्यूएशन फॉर मोस्ट असेट्स एंड लाइबिलिटी, हम अभी भी जो है करंट वैल्यू नहीं ले पाते किसकी? असेट एंड लाइबिलिटी की। असेट एंड लाइबिलिटी की कौन सी वैल्यू चल रही है? अभी भी हमारी पुरानी वैल्यू चल रही है। हम आप देख लो, आज भी हम असेट्स को किस मॉडल पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट मॉडल पे वैल्यू करते हैं। तो बताओ सारी की सारी लिमिटेशन है एक्सेप्ट, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा ना तभी आपसे सॉल्व होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सारी की सारी लिमिटेशन है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट की, एक्सेप्ट। और क्वेश्चन में पहला पॉइंट देखते ही अर्निंग्स आ गया। अर्निंग्स मतलब क्या हो गया? बैलेंस शीट में अर्निंग्स आती है कि कभी? क्या बैलेंस शीट में क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स रिपोर्टेड फॉर द एंटरप्राइज की बात हो सकती है कि कभी भी? नहीं, वो तो किधर बात होती है? P&L में। बाकी ये तीनों के तीनों आइटम किसके हैं? बैलेंस शीट के, मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। जैसे सेकंड पॉइंट पढ़ो, जजमेंट एंड एस्टिमेट्स रिगार्डिंग द कलेक्टिबिलिटी, सेलेबिलिटी एंड लॉन्गेविटी ऑफ द असेट। जैसे हम प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं, तो ये सब क्या होता है? जैसे डेप्रिसिएशन में हमने डेप्रिसिएशन लगाते समय हमने असेट की लाइफ, हमें जजमेंट लेना पड़ता है। हमें कलेक्टिबिलिटी मतलब कि जैसे हम प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट बनाते हैं तो हमें थोड़ा पता रहता है कि एग्जैक्टली कितने जो है बैड डेप्ट होंगे, बस हम एक एस्टिमेट लगाते हैं, एक जजमेंट लगाते हैं। तो वो असेट का एक क्योंकि वो असेट का एक जजमेंट होता है, तो ये बैलेंस शीट की एक लिमिटेशन है। बैलेंस शीट की लिमिटेशन है एक बहुत बड़ी कि हम अकाउंट्स में क्या यूज़ करते हैं? जजमेंट यूज़ करते हैं जब भी हम असेट्स के अंदर कुछ चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है ना, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेकंड, ये एक बैलेंस शीट की बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि हम एम्प्लॉयज़ की वर्थ शो नहीं कर पाते। एम्प्लॉय बताओ रियल में असेट होते हैं नहीं होते? होते हैं, लेकिन आज तक कोई ढंग का फॉर्मूला नहीं आया कि हम बैलेंस शीट में एम्प्लॉयज़ को असेट्स की तरह दिखा पाएँ। ठीक है ना, बहुत ही बड़े एम्प्लॉय होंगे कंपनी के पास, ठीक है, जो कंपनी के बहुत ही की एम्प्लॉयज़ हैं जिनसे कंपनी को रेगुलरली बहुत बेनिफिट हो रहा है, फिर भी बैलेंस शीट जो है उन एम्प्लॉयज़ की वर्थ को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये एक बैलेंस शीट की लिमिटेशन है। लैक ऑफ करंट वैल्यू फॉर मोस्ट असेट्स एंड लाइबिलिटी, बहुत सारी असेट्स एंड लाइबिलिटी को हम करंट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ये भी बैलेंस शीट की क्या है? लिमिटेशन है। बहुत जगहों पे हमने फेयर वैल्यू यूज़ करना चालू कर दिया है, बट बहुत जगह फिर भी क्या है, जो हम अभी भी कॉस्ट मॉडल को अपनाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी बैलेंस शीट की लिमिटेशन है। तो क्या नहीं है बैलेंस शीट की लिमिटेशन? ए पॉइंट बैलेंस शीट की लिमिटेशन नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन किसी को हार्ड लग सकता है, डिपेंड करेगा कि भाई आपके एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है, और आप दूसरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन नहीं पढ़ने की वजह से जो बच्चे जो 350 मार्क्स लाते हैं, 340 मार्क्स लाते हैं ना, उनके केवल क्या रीज़न होता है? लैक ऑफ नॉलेज नहीं होता, उनके पास नॉलेज होती है एग्ज़ाम में, है ना, बस दिक्कत ये आती है कि वो क्वेश्चन वहाँ पे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और एक दो क्वेश्चन गलत हुए और काम उनका वो पीछे रह जाते हैं, तो काम बनता नहीं है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब अगेन बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, वो एक सबका बेसिस प्रोवाइड करती है एक्सेप्ट। ठीक है ना, ये नेगेटिव वाले क्वेश्चन ढंग से पढ़ने चाहिए। कंप्यूटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स, इवेल्युएटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, असेसिंग लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड असेसिंग पास्ट परफॉर्मेंस। बताओ क्या आंसर होगा? क्या बैलेंस शीट से हम रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो आप, बैलेंस शीट से कोई भी रेट ऑफ रिटर्न निकाला जा सकता है।
ठीक है ना, कि कितना रिटर्न कंपनी जो है वो कमा रही है। बहुत तरह के रिटर्न्स निकाले जा सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर इवेल्युएट करा जा सकता है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं आप। डेप्ट होता है, इक्विटी होता है। लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी चेक करी जा सकती है क्या? बिल्कुल करी जा सकती है। लिक्विडिटी के लिए जैसे करंट रेशो होता है, क्विक रेशो होता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी आप चेक कर सकते हो कि भाई कंपनी के पास जो है कितना कैश अवेलेबल है, वो सब चीज़ें चेक कर सकते हो। क्या प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन हो सकती है क्या बैलेंस शीट से? आप सिंपल ये सोचो, ठीक है। क्या प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइंड हो सकती है क्या? प्रॉफिटेबिलिटी नहीं डिटरमाइंड हो सकती सर, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट होता है? पी एंड एल। तो आंसर क्या है इसका? डी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। तो आप इसको आंसर को पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ इनकम स्टेटमेंट कुड बी यूज बाय एक्सटर्नल इन्वेस्टर फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग पर्पज एक्सेप्ट। इनकम स्टेटमेंट मतलब किसकी बात कर रहा है? ये पी एंड एल की बात कर रहा है। बोल रहा है इनकम स्टेटमेंट जो है, ध्यान रखना क्या वर्ड लिखा हुआ है, एक्सटर्नल इन्वेस्टर। इनकम स्टेटमेंट जो है एक्सटर्नल इन्वेस्टर यूज कर सकते हैं सभी कामों के लिए, ठीक है ना, सभी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। एक्सेप्ट किसके लिए यूज नहीं किया जा सकता? एनालाइज द कंपनी परफॉर्मेंस कंपेयर टू द बजट। ठीक है, आपको आंसर देना है। कंपेयरिंग द कंपनी रिजल्ट टू दोज ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। क्या कंपनी के रिजल्ट्स को कॉम्पिटिटर के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्या? आप बताओ। असेस द रिस्क ऑफ द कंपनी अचीविंग फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। तो कंपनी का रिस्क, कंपनी के अंदर रिस्क को असेस करने के काम में आ सकता है कि इनकम स्टेटमेंट एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के। और प्रेडिक्ट द कंपनी फ्यूचर रेवेन्यू। क्या कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यू जो है वो प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते पी एंड एल को देख के, प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हुए। तो देखो ये इनकम स्टेटमेंट और पी एंड एल को पता है आपको, ये रिजल्ट ही तो बताता है, ठीक है ना। प्रॉफिट और लॉस को क्या बोलते हैं? साल भर का रिजल्ट बोलते हैं। बैलेंस शीट तो क्या होती है? फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, ठीक है। और रिजल्ट कौन बताता है? इनकम स्टेटमेंट या फिर पी एंड एल, एक ही बात है, ठीक है। तो कभी आप ये सोचो कि जो एक्सटर्नल यूजर हैं, एक्सटर्नल इन्वेस्टर हैं, क्या उनके पास कंपनी का बजट भी रहता है क्या? कंपनी का बजट अवेलेबल रहेगा एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के पास? नहीं। बजट, ध्यान रखना, कभी भी जो है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ प्रेजेंट नहीं करती है, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी भी बजट पार्ट नहीं बनता। बजट कभी भी एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी शो नहीं करता, ठीक है ना। जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आती है, आपने कभी देखा हो तो, एनुअल रिपोर्ट में भी कभी भी बजट इंक्लूड नहीं होता है। बजट एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। बजट कैसा डॉक्यूमेंट होता है? इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, तो इंटरनल यूजर के पास रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ए, ठीक है। कि एनालाइज द कंपनी परफॉर्मेंस कंपेयर टू द बजट। भाई एक्सटर्नल इन्वेस्टर आपके, उसके पास होगा ही नहीं बजट, वो कैसे एनालाइज करेगा, ठीक है, कैसे कंपेयर करेगा जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, बजट के साथ? कर ही नहीं पाएगा। हाँ, कंपेयर द कंपनी रिजल्ट टू द दोज ऑफ इट्स कंपीटिटर। भाई कंपनी का पी एंड एल लेके दूसरे कॉम्पिटिटर के पी एंड एल के साथ तो आप कंपेयर कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। असेस द रिस्क ऑफ द कंपनी अचीविंग फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। पी एंड एल देख के हम कई सालों का, अगर मान लो 2-3 सालों का पी एंड एल देखें जो बड़ा ओपन रहता है सबके, और वैसे भी कंपेरेटिव जो होते हैं पी एंड एल के चार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उससे बहुत इजीली पता लग जाता है कि कंपनी के अंदर क्या रिस्क है, ठीक है। कि कंपनी जो है कोई पर्टिकुलरली एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है, कोई सेल्स अगर रेगुलरली गिर रही है, ठीक है, और उससे पता लगा सकते हैं कि कंपनी के जो फ्यूचर रेवेन्यू वो कितनी हो सकती है, ठीक है ना। फॉरकास्टेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो बैंकों में लोन लेने के भी काम में आते हैं, वो कंपनी के पास्ट ईयर डॉक्यूमेंट से तो बनते हैं, फॉरकास्टेड कोई अलग से थोड़ा बनता है, ठीक है। तो ये था, तो आंसर क्या होगा इसका? ए। तो आप देखिए स्टूडेंट, अगेन मतलब आपको केवल क्वेश्चंस को पढ़ना नहीं है, एक तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में भी अगर आप देखोगे वीडियो तो आपके लिए, तब भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि एग्ज़ाम में भी ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार हमारी नींद पूरी नहीं होती है, ठीक है, हम थके हुए होते हैं, स्ट्रेस होता है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा। हालांकि दिमाग जो है ना, एग्ज़ाम में ध्यान रखना, बहुत तेज़ी से वर्क करता है, ठीक है। आप अगर मान लो आपका एग्ज़ाम है सपोज़ 1 मई को या किसी भी तारीख को है,
ठीक है, मई जून विंडो है या सितंबर अक्टूबर विंडो है, जनवरी फरवरी विंडो है, तो आप उससे 15-20 दिन पहले, क्योंकि आप 15-20 दिन पहले तो बिल्कुल फुल फ्लैज मूड में आ जाते हो पढ़ने के ना, कई लोग तो 2-2 महीने से पहले से पढ़ना चालू करते थे, लेकिन मेरे को लगता है लास्ट के 15-20 दिन जो होते हैं ना, वो स्टूडेंट अपनी जी जान लगा देता है। तो आप मानोगे नहीं, लेकिन उस टाइम पे आपका दिमाग बहुत ही स्पीड में वर्क कर रहा होता है, बहुत स्लो नहीं होता, बहुत तेज़ होता है। और आपको कुछ भी पढ़ाया जाए ना, और आप कुछ भी नया समझोगे तो बहुत ही तेज़ी से आपके दिमाग में जाएगा, बहुत फास्ट जाएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आप ये लास्ट में वीडियो देख रहे हो तो आपको ये चीज़ है ना मतलब जल्दी समझ में भी आ जाएगी कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप बहुत पहले पढ़ रहे हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, एक थिंकिंग होती है ना, थिंकिंग एक हैबिट होती है। आज एआई का ज़माना है और हम थिंकिंग को क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हमारी जगह चैट जीपीटी सोच ले सारा काम। तो ह्यूमन जो है ना, उसका इवोल्यूशन जो हुआ है, ठीक है, उसके इवोल्यूशन के पीछे मेन क्या रीज़न है, ब्रेन रीज़न है, ठीक है। हमारे थिंकिंग, हमारी थॉट्स एक मेन रीज़न है। अगर हम अपने थिंकिंग का काम ही अगर आउटसोर्स कर दें और हम सोचना ही बंद कर दें, तो आप देखना कि जो ह्यूमन पूरा रेस है वो क्या है, उसका जो मेन अस्तित्व जो टिका हुआ था वो थिंकिंग पे टिका हुआ था, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, एक डेंजर में आ जाता है। तो आपको अगर चीज़ों का ध्यान हो तो दो तरह की थिंकिंग होती है। एक तो होती है कि हम सोचते हैं शॉर्ट, मतलब स्लो थिंकिंग। दो तरह की थिंकिंग होती है। मैं हमेशा थिंकिंग को दो तरीके से बांटता हूँ कि एक तो थिंकिंग होती है स्लो थिंकिंग और एक होती है फास्ट थिंकिंग, ठीक है। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी क्लास खत्म हो गई अपनी, है ना, क्वेश्चंस खत्म हो गए। अगर आप चाहो तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो और वीडियो बंद कर सकते हो, है ना, ठीक है, बट देखना चाहो तो देख सकते हो। तो फास्ट थिंकिंग क्या होती है, कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी रिक्वायर्ड होती है जहाँ पे फास्ट थिंकिंग बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अपन गाड़ी चला रहे हैं और सामने से कोई आ गया, तो अपन को तुरंत ब्रेक लगाना है, तो वहाँ पे अपना रिस्पॉन्ड और रिएक्शन का टाइम बहुत तेज़ होता है, ठीक है। कई चीज़ें लाइफ में होती है जो बहुत स्लो थिंकिंग की ज़रूरत होती है जहाँ पे, ठीक है। जैसे आप अपना करियर कैसे चुनोगे, ठीक है, आप अपना लाइफ पार्टनर क्या चुनोगे, आप कौन सा बिजनेस करोगे या आप क्या जॉब करोगे, ये सब चीज़ें स्लो थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है। और साथ में जो लोग भूल जाते हैं, पढ़ाई, मतलब आपकी स्टडीज़। जब आप पढ़ने बैठो तो आप चीज़ों को आराम आराम से सोचो, धीरे धीरे सोचो, ठीक है। तो उससे क्या होता है सर, धीरे धीरे सोचने से, देखो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा और एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, बस इतना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फास्ट थिंकिंग लगाओगे ना स्टडीज़ में अपनी, पढ़ते समय बहुत तेज जो है वो सोचोगे, ठीक है, और फटाफट फटाफट बिना सोचे भी कई बार हम क्या है कि कॉन्सेप्ट को ऐसे ओवरलुक कर जाते हैं, याद कर लेते हैं। तो आपको वो चीज़ें क्या है, रिपीटेडली पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, रिपीटेडली पढ़नी पड़ेगी। कभी भी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप स्लो थिंकिंग से सोचोगे, मतलब जब आप थोड़ा सा रुक के, कई लोग आपने सुना है ठहराव होता है उनकी लाइफ में बहुत, है ना, मतलब वो कहीं पे भी जाते हैं, कहीं घूमने भी जाएंगे ना वो लोग, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, ठीक है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और वो उनकी लाइफ में इनबिल्ट होता है, वो हर काम को ऐसे ऑब्जर्व करके करते हैं, ठीक है ना। हम उनको बोलते हैं कि इस आदमी के जीवन में बहुत ठहराव है, ठीक है, और ये ठहराव वाला व्यक्ति है। लेकिन कई लोग क्या है कि बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं चीज़ों से, फटाफट फटाफट उनकी आदत होती है हर चीज़ की, ठीक है ना। तो वो पढ़ते भी हैं तो इतनी तेज पढ़ते हैं कि उनको फिर एक बार तो पढ़ लेते हैं, उनको फिर बार बार उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो वो चीज़ें फिर लॉन्ग टर्म में कभी स्टोर नहीं हो पाएगी, ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो पाएगी आपको बार बार उसको, क्योंकि आपने रटा है उसको, बेसिकली ये सिंपल बात ये है। तो फिर आपको वो बार बार चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट, जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ते समय हमें क्या करना चाहिए, अपने को स्लो रखना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए इसके लिए,
स्लो, कोई भी स्लो थिंकिंग वाली चीज़ है ना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप हमेशा उसको लिख के देखो, लिख के देखो। जितना लिखोगे, जितने लिखोगे आप हाथ से पॉइंट्स बना बना के लिखोगे, है ना, जितने फैक्ट्स उन चीज़ों के सामने रखोगे, उतना आपका क्लैरिटी लेवल बढ़ेगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी वेल होगी, है ना। आपको क्योंकि चीज़ें समझ में आएगी तो दोबारा पढ़ने की इच्छा करेगी, ठीक है। वरना अगर आप बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो चीज़ें अगर समझ में नहीं आएगी तो अपन को फिर दोबारा पढ़ने की इच्छा भी नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा धीरे 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 धीरे, अगर आपके पास टाइम है, आप ये वीडियो टाइम पे देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं और आपका टाइम लेट है, तो मैं आपसे यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चीज़ों को, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को एटलीस्ट थोड़ा रुक के ध्यान से समझिए, ठीक है। वरना तो फिर क्या है कि आप यही कहेंगे कि भाई जो ये USCM है ये भी टफ़ एग्ज़ाम है, ये भी क्या है, क्लियर नहीं हो पाता, टफ़ है। बट रियल में ऐसा ये टफ़ एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत ही सही जाता है, बहुत स्टूडेंट्स इसको बहुत सही टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन से पहले USCM में कंप्लीट किया, इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स भी जो हैं, मतलब एक एक साल के अंदर क्लियर कर लेते हैं USCM में, जिनकी फैमिली है ना, और जिनकी जॉब है, और जो काफ़ी जिनकी एज है वो भी। लेकिन कई लोग उसकी बिल्कुल अपोजिट, कई लोग जो है वो 4-4 5-5 साल हो गए, वो सोचते ही रहते हैं बट एग्ज़ाम देते ही नहीं है, ठीक है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट, सिंपल बात ये है जो मैंने आपको डिस्कस किया, तो आगे भी हम इस तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।